हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा चौथा अध्याय चल रहा था। चौथे अध्याय में हमने जो भू आकृति विज्ञान है चैप्टर लिया था और उस चैप्टर में हमने पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो बाकायदा हमने डायग्राम के साथ पढ़ा था, ठीक है ना। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उन्हें हम डायग्राम के साथ हमने पढ़ा था। और ये जो क्लास आपने नहीं अगर देखी है तो ये क्लास आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो प्लेलिस्ट है इसकी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। आप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। और वहाँ से आप वीडियो को जो आपका वीडियो जो क्लास है, क्लास की लिंक भी आपको मिलती रहेगी और दूसरे आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भू आकृति में भूकंप है। और आप जानते हैं भूकंप से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। भूकंप से आपके प्रश्न बनते हैं। भूकंप की बात करें तो भूकंप होता क्या है इसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का कंपन होता है। तो जो अगर सिंपल बात भाषा में कहा जाए कि भूकंप क्या होता है, तो पृथ्वी क्या होता है, कंपित होता है। आप देखते हैं जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पृथ्वी कंपित होती है। सामान्य जो होती हैं जैसे आपका टेबल हो गया, ये फैन हो गया, बोतल हो गया, ये सब रखे होते हैं तो ये हिलने लगते हैं, पंखा हिलने लगता है, ठीक है ना, बेड वगैरह हिलने लगता है। तो ये क्या है, कंपन होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, हम सभी जानते हैं। इसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब ऊर्जा निकलता है तो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं, ठीक है ना। जब तरंगे निकलती है तो ये सभी दिशाओं में क्या होता है, फैलती हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, भूकंप आता है। भूकंपीय तरंगे क्या हैं, तो भूकंपीय तरंगे आपका यानी जिसे आप सेस्मिक वेव्स कहते हैं, ये इसका अध्ययन क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। तो भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है ये क्या करता है, पृथ्वी की जो आंतरिक परतों का संरचना है, जो पूरे उसका चित्र है वो कैसा होता है वो दिखाता है, ठीक है ना। बात करें पृथ्वी में कंपन व भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पृथ्वी में जो कंपन और भूकंप की जो उत्पत्ति है ये भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश क्या होता है, इंग्लिश में फॉल्ट कहते हैं। तो जो आपका भूपर्पटी है, भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों और शैलें विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्या होता है, भ्रंश के दोनों ओर शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। भ्रंश के क्या होता है, किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। इस प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। क्या होता है, घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा की तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। तो जब सभी दिशा में गतिमान होंगी तो क्या होता है, आपका भूकंप आता है, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो जहाँ से आपका यह स्थान जहाँ से आपका जो है भूकंप निकलता है यानी आपका ऊर्जा निकलता है, भूकंप का उद्गम जहाँ होता है, फोकस केंद्र उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उद्गम केंद्र कहलाता है जहाँ से ऊर्जा निकलती है। यानी ये आपका पृथ्वी है तो ये पीछे सेंटर से निकल रहा है ना, तो सेंटर से अगर निकल रहा है तो भूकंप का उद्गम केंद्र जो होता है, जो जगह होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है ना, फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है, हाइपो सेंटर भी कहते हैं इसको। तो ठीक है, इसे अपकेंद्र भी कहते हैं, आप केंद्र हाइपो सेंटर कहते हैं। ऊर्जा तरंगे फोकस अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। तो जो ऊर्जा तरंगे हैं ये अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। ये ऊपरी जगह पृथ्वी की सतह है। जब यहाँ से निकलेगा ये तरंग तो ऊपर ये चारों तरफ जाएगा तो ये पृथ्वी की सतह पर भी तो जाएगा ना, ठीक है ना। तब जब पृथ्वी की सतह पे आता है तो आपको क्या होता है, पता चलता है भूकंप का कंपन, ठीक है ना। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, ठीक है ना।
आज उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहलाता है। इस अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस होता है। तो आपसे यहाँ प्रश्न बनता है कि वह कौन सी जो है जगह है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का जो आना है, जो भूकंप की जो तरंगे हैं उनका महसूस होता है, तो वो अधिकेंद्र होता है। ठीक है, एपी सेंटर होता है। तो एपी सेंटर पे ही आपका सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है। यह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। तो ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपका क्या है, अपकेंद्र है। और अपकेंद्र से जो धरातल पे आप जाते हैं 90 डिग्री पर, तो यहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा, आपका अधिकेंद्र हो जाएगा और यहाँ पे आपको भूकंप महसूस होता है। ठीक है ना। अगला है आपका भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, तो इसका रीज़न जानेंगे। भूकंप की उत्पत्ति मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण से होती है। मानव के द्वारा भी होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के चक्कर में मानव बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, तोड़ फोड़ करना, ठीक है ना, खुदाई करना, इन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है प्रकृति पे। ठीक है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण है, मानव द्वारा भी होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ जिसे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं से उत्पन्न कंपन के कारण भूकंप आता है। जब ज्वालामुखी उद्गम होती हैं, ठीक है ना, फूटती हैं, तब भी भूकंप होता है, आता है। पृथ्वी की प्लेटों में जब भी कभी असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। वलन या जिसे आप भ्रंश कहते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग जैसी टेक्टोनिक क्रियाओं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी में अगर याद रखना चाहते हैं तो वलन या भ्रंश भी कह सकते हैं। तो इनके जैसी टेक्टोनिक क्रियाओं से ही भूकंप आपके आते हैं, मतलब ही नहीं, इनसे भी आते हैं। बृहदाकार जलाशयों के जलभार से सतह पर असंतुलित दबाव पड़ता है जिसकी वजह से भूकंप आता है। ठीक है ना। और हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने से भी आपका भूकंप आता है। गुफाओं की छतों के धंस जाने या खानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आता है। तो जहाँ पर ज़्यादा जल भरा होता है वहाँ पे भी असंतुलित दबाव पड़ते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से भूकंप आता है। और हिमखंडों और शिलाओं से के खिसकने से भी भूकंप आता है। गुफाओं के धंस जाने से भी क्या है, उनकी छत को जब धंस जाते हैं तो भी आपका भूकंप आता है। खानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आता है। ठीक है ना। तो ये सारे रीज़न है। फिर आपका मानवीय जो रीज़न आ जाता है वो अणु बमों के परीक्षण, विस्फोट की आदि क्रिया के कारण। कुल मिला के आपका टेक्नोलॉजी जितना विकसित करेगा मनुष्य उतना नुकसान तो होगा प्रकृति को, और भूकंप आना जाहिर सी बात है। तो भूकंप ही नहीं, सब कुछ आ सकता है भाई। प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। ठीक है ना। बात करें हम भूकंपीय तरंगों की, तो भूकंपीय तरंगे आप देखेंगे अभिलेखित वर्ग जो आपका वक्र है, भूकंपीय तरंगों को 3 अलग अलग बनावट में किया गया है। ठीक है ना। पहला है भूगर्भिक तरंगे, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं बॉडी वेव्स। तो भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव्स उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के, ठीक है ना, दौरान उत्पन्न होती है। तो जब ये पृथ्वी है बीच में, जब उद्गम केंद्र, ये क्या है, उद्गम केंद्र, यहाँ से जब ऊर्जा मुक्त होती है तब ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। कौन? भूगर्भिक तरंगे। ठीक है। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में क्या होता है, आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। तरंगों का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है और कम घनत्व वाले तरंगों के जो है पदार्थों में कम तरंगे होती हैं। सॉरी, हाँ, अगर आपका अधिक घनत्व वाले पदार्थों से तरंग आपका जाता है, यानी तरंगों का जो वेग है वो अधिक होता है। लेकिन अगर बात करें अधिक कम घनत्व वाले जो पदार्थ हैं उनमें तरंगों का जो वेग होता है वो कम होता है। ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट की, तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन, जिसे आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन एवं आवर्तन, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें आप पी तरंगे, जिसे आप वी वेव्स, एवं एस तरंगे, एस वेव्स कहा जाता है। ठीक है ना। एस तरंगे जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो भूगर्भिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी?
पी तरंगे और एस तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। भूगर्भिक तरंगों को ही दो भागों में बांटा गया है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंगे ये सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। जो पी तरंग है ये सबसे तेज होती हैं, ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे, सबसे तेज तरंग कौन सी है, पी तरंगे, ठीक है ना। सबसे और पी तरंगे जो होती हैं इन्हीं को आप क्या कहते हैं, तो प्राथमिक तरंग कहते हैं। चले जाए मारेंगे ए शुभम इसकी। तो जो पी तरंगे हैं ये सबसे तेज होती है, इतना याद रखना है। और जो पी तरंगे हैं ये क्या है, प्राथमिक तरंगे होती हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स। और प्राइमरी वेव्स ही आपका पी वेव्स होता है। ये गैस तरल अब कोई ना बोली बिना बोले अपना तरंगे होती हैं। ये गैस तरल और ठोस तीनों प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। जो पी तरंगे होती हैं तरल भी होती है, ठोस भी होती है और गैसीय भी होती हैं। तो ये तीनों ही से गुजरती हैं, ठीक है ना। गैस तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती हैं। इनकी जो गति है वो होती है आपका 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड पर होती है। तथा यह सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो सिस्मोग्राफ जो स्टेशन है सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। एस तरंगे क्या है, एस तरंगे धरातल पर कुछ समय के बाद, ठीक है, ये पहुंचती हैं, यानी कुछ समय के अंतर पे पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, यानी सेकंड आपका हो जाएगा वेव्स, ठीक है ना। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो जो पी तरंग है वो आपका गैसीय और आपका जो है ठोस, ठीक है ना, ठोस, फिर आपका हो जाता है क्या है, गैस, ठोस और तरल, ठीक है ना, लिक्विड। तो इनमें आपका जो है ठोस यानी आपका सॉलिड हो जाएगा। तो ये तीनों माध्यम से आपका पी तरंग गुजरता है। लेकिन जो एस तरंग जो सेकंड तरंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ठोस पदार्थों से ही माध्यम करता है, ठीक है ना, उन्हीं से जाता है। ये भूगर्भीय संरचना को समझने में वैज्ञानिकों की सहायता करती है, ठीक है। ये तरंगे परावर्तन से प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, ठीक है ना। कहाँ से, परावर्तन से। जबकि आवर्तन से तरंगे अन्य दिशाओं में चली जाती हैं। तो परावर्तन से तो ये प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन आवर्तन से तरंगे अन्य दिशाओं में चली जाती हैं। और इनकी जो गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। इनका जो आकार होता है, आकार प्रकाश तरंगों के समान होते हैं। इन्हें आड़ी लहरें तथा गौड़ लहरें, शॉर्ट टर्म वेव्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आड़ी लहरें, या फिर आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर आपको प्रश्न में थोड़ा सा अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा तो दे सकता है कि आड़ी लहरें या फिर गौड़ लहरें कौन सी होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वेव, ठीक है ना, एस तरंग। अगला है आपका धरातलीय तरंगे। और धरातलीय तरंगों की बात करें दूसरा, तो भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के बीच अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। आप सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना, किसके, धरातल के साथ साथ चलती हैं। ये तरंगें अधिकेंद्र पर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुँचती हैं। तो जो धरातलीय तरंगे हैं ये क्या होती हैं, अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुँचती हैं। और क्योंकि इनकी जो गति होती है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे कम होती है। तो धरातलीय तरंगे सबसे कम होती है, ठीक है ना। इनको लंबी अवधि की लहरें, लॉन्ग टर्म वेव भी कहा जाता है। तो लंबी अवधि की लहरें जब सबसे बाद में पहुंचेंगी तो लंबी अवधि की लहर हो जाएगी। इनका जो प्रभाव है जल और थल दोनों पर देखने को मिलता है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। लंबी अवधि होती है इनमें, ठीक है ना, इनकी लहरों में। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं धरातलीय तरंगें। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण क्या है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की जो प्रणाली है वो भिन्न भिन्न होती है। इनके संचरित यानी प्रोपेगेशन होने से शैलों में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कि आपका जो भूकंपीय तरंगों का संचरण है उसमें आप पी तरंगों के बारे में बात करें तो पी तरंगों से कंपन की जो दिशा है, दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होता है, ठीक है ना।
पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा से के समांतर होता है। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके दबाव के बाद फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है, और शैलों में संकुंचन और फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अन्य 3 प्रकार की तरंगे संचरण गति समकोण दिशा में कंपन करती हैं। तो ये समांतर दिशा में जो है तरंगे जाती हैं, ठीक है ना। कंपन की जो दिशा है, पी तरंगों के कंपन की जो दिशा है वो तरंगों की दिशा के समांतर चलती है, ठीक है ना, समांतर चलती है, पैरेलल चलती हैं। और जो आपका और 3 अन्य जो हैं आपके जो तरंगे हैं वो कैसे चलती है, संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन करती हैं। तो संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालते हैं, ये चीज़ है आपका। और यहाँ पे ये दोनों भी आप ध्यान में रखेंगे। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर तरंगों में, ये ध्यान रखेंगे। तो जो एस तरंगे हैं ये ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं और अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनी होती हैं, ठीक है ना। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती हैं। अब ये आपका डायग्राम है, डायग्राम से आप समझेंगे, ठीक है ना, डायग्राम से आप समझेंगे। ये क्या है, आपका तरंग है और ये जहाँ पे तेज़ हो रहा है ये देखेंगे आप। तो पी तरंगे मैंने बताया था आपको, पहुँचने का इसका समय है। और ये आपका एस तरंग है दूसरा वाला, और ये आपका धरातलीय तरंग है। तो आप देखेंगे इसमें जो है आप देखेंगे पी तरंग तेज़ है, फिर उसके बाद एस तरंग आपको कम तेज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको धरातलीय तरंगों में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे भूकंपीय छाया क्षेत्र का उद्भव कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो भूकंप लेखीय यंत्र, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ पर दूर स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो अभिलेखित होते हैं, यानी उनका पता चलता है कहाँ पर, सिस्मोग्राफ पर, ठीक है ना। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेख नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहा जाता है। तो जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं, यानी जहाँ पे सिस्मोग्राफ आपका होता है, भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है, तो वहाँ पे वो आपका माना जाता है, ठीक है ना, भूकंपीय लेखीय यंत्र होता है। लेकिन जहाँ पर आपका शैडो जोन होता है, भूकंपीय यानी आपका जहाँ पे ये भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, यानी शैडो जोन कहा जाता है उसे, ठीक है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा भिन्न होता है, यानी अलग होता है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र जिसे आप अर्थक्वेक एपिसेंटर से कहते हैं, तो एपिसेंटर से अर्थक्वेक एपिसेंटर से यानी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के अंदर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, ठीक है ना। कौन, भूकंप लेखी। तो भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखेंगे, कहाँ से कहाँ, 145 डिग्री से। तो 145 डिग्री से सिर्फ और सिर्फ पी को डिनोट किया जाता है, यानी दर्ज किया जाता है, और एस को दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें पी और एस दोनों को दर्ज किया जाता है, तो ये आपका 105 डिग्री के अंदर ही किया जाता है ना, ठीक है, किसी भी दूरी में। तो बात करें अगला आपका, तो अतः वैज्ञानिक भूकंप अधिकेंद्र में से जो वैज्ञानिक भूकंप अधिकेंद्र है वहाँ से 105 डिग्री और 145 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभिलेखित नहीं होता है। तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, छाया क्षेत्र माना जाता है भूकंप का, ठीक है। 105 डिग्री के पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें एस तरंगों का जो छाया है, छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत पाया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी यानी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत
होता है। तो ये क्या है आपका पी तरंगे हैं, ठीक है ना, ये क्या है आपका पी तरंग है। और ये आप देखेंगे ये फैला हुआ है सारा, ठीक है ना। और ये आपका पृथ्वी का ये क्या है, पृथ्वी का ये क्रोड है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा था तब वहाँ पे देखा था। और ये एस तरंग है, ठीक है ना, ये क्या है एस तरंग है। ये आपका क्या है 105 डिग्री आपका दर्शाया गया है, ये पी तरंग छाया क्षेत्र बताया गया है, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ पे बताया गया 105 डिग्री 105 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका क्षेत्र बताया गया है। और यहाँ ये क्या है जहाँ पे नहीं गुजर रहे हैं ये क्या है छाया क्षेत्र है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये 145 डिग्री आपका है। और यहाँ पे तरंगे आप देख सकते हैं ना 145 डिग्री। यहाँ से पी तरंगे भारत प्राप्त की जाती हैं। प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रत्यक्ष पी तरंगों का जो अभाव है, एस तरंग छाया क्षेत्र भूकंप। तो एस तरंग छाया क्षेत्र जो भूकंप है ये पूरा क्या है क्रोड है पृथ्वी का, और ये आपका पी तरंग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके तरंगे हैं। और ये 105 डिग्री आपका बताया गया है, ठीक है ना। तो ये छाया क्षेत्र का है एस तरंग की। अब बात करते हैं हम भूकंप के प्रकार के बारे में। तो भूकंप का जो प्रकार है विवर्तनिक भूकंप होता है जिसे आप टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, निपात भूकंप जिसे आप कोलैप्स कहते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, और विस्फोट भूकंप, ठीक है, एक्सप्लोशन अर्थक्वेक। और आपका फिर आता है बांध जनित भूकंप जिसे अब जो है रिजर्वियर इंडक, ठीक है, आपका अर्थक्वेक हो जाएगा। तो ये आपके क्या है भूकंप के प्रकार हैं। अब एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। विवर्तनिक जो भूकंप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक के समानतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यही टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है, यानी विवर्तनिक भूकंप आता है। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारों चट्टानों के सरक जाने के कारण आता है। तो जब जब चट्टानें सरकेंगी तो जो है आपका भूकंप आएगा। ज्वालामुखी जन्य भूकंप क्या होता है, वोल्केनिक अर्थक्वेक, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। तो जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी होंगी वहाँ पे ये भूकंप आएंगे। निपात जो भूकंप है कोलैप्स अर्थक्वेक खनन क्षेत्रों में अत्यधिक आते हैं। खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत जो है वो ढह जाती है, इन्हें निपात या कोलैप्स भूकंप कहते हैं। विस्फोट भूकंप आप जानते हैं जब परमाणु और रासायनिक विस्फोट से क्या होता है, इसका जब परीक्षण करेंगे तो भूमि में कंपन तो होगा ही। इस प्रकार के झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। ओके, अब लास्ट है आपका बांध जनित भूकंप। तो आपका ये जो बांध जनित भूकंप है, भूकंप बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। अब आपका आता है भूकंपों की माप, ठीक है ना, भूकंपों की माप। उसके बाद हम चलेंगे अपने, ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे भूकंप का विश्व वितरण। तो भूकंपों की जो माप है, भूकंपीय तरंगों को भूकंपमापी से यानी यंत्र यानी जिसे आप सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोमीटर कहते हैं या सिस्मोग्राफ कह सकते हैं, तो सिस्मोमीटर से मापा जाता है भूकंपीय तरंगों को। ये आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर इन्हें मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता की जो मापनी है वो रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो भूकंपीय तीव्रता की जो मापनी है वो रिएक्टर स्केल होती है या एक लॉगरिथमिक, ठीक है ना, लॉगरिथमिक होता है, ठीक है ना, एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। कौन, रिएक्टर स्केल। तो ये ध्यान में रखेंगे जो रिएक्टर स्केल है वो क्या होता है, तो एक लॉगरिथमिक स्केल होता है जिसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक मापी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है डाटा, ठीक है ना। बात करें हम अगला, तो अगला है आपका, इसमें प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से 10 गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, सम भूकंप रेखा कहलाती है यानी कहते हैं। तो जो समान भूकंपीय तीव्रता है, समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे सम भूकंप रेखा कहते हैं। तो भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान
मुक्त होने वाली ऊर्जा से संबंधित होती हैं। आघात की तीव्रता या फिर गहनता को मार्केली स्केल कहते हैं, ठीक है ना, मार्केली स्केल पर मापा जाता है। तो जो आघात की तीव्रता होती है या फिर भूकंप की गहनता होती है वो किस पे मापी जाती है, तो मार्केली स्केल पे मापी जाती है, ठीक है ना। तो हमने सिस्मोग्राफ, मार्केली स्केल और किसके बारे में पढ़ा है, तो हम लॉगरिथम के बारे में, यानी जिसे आप रिएक्टर स्केल कहते हैं, इनके बारे में देख लिए, ठीक है ना। इस स्केल का जो नाम है, यानी जो मार्केली स्केल है, मार्केली स्केल का जो नाम है ये इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली के नाम से पड़ा है, ठीक है ना। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है, किसकी, मार्केली स्केल की। और जो आपका रिएक्टर स्केल है उसका 0 से आपका क्या था, 10 था, ठीक है ना। तो ये अंतर ध्यान में रखेंगे। जिस भी भूकंप की तीव्रता 0.2 या इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। तो 0.2 या फिर इससे कम होता है तो भूकंप नहीं होता है, उसका प्रभाव कम होता है, ठीक है ना, नहीं के बराबर होता है। जिसकी तीव्रता 5.0 होती है, यानी 5.0 से ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे आपका प्रभाव देखने को मिलता है भूकंप का, ठीक है ना। वह वस्तुएं गिरने से क्षति पहुँच सकता है। वही 6 से 6.0 या उससे अधिक अगर बात करें तो भूकंप शक्तिशाली होती है, ठीक है ना, बहुत शक्तिशाली होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी। अब आपका आता है भूकंप का विश्व वितरण, ठीक है ना। क्या आता है भूकंप का विश्व वितरण, ठीक है। तो इतने पॉइंट से एक स्लाइड और 2 स्लाइड हमारी रह गई हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। भूकंप का जो विश्व वितरण है, विश्व में भूकंपीय क्षेत्रों के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। विश्व में भूकंपीय क्षेत्रों के 3 क्षेत्र होते हैं। परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी की बात करें तो इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इनमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, परिप्रशांत पेटी, जिसे आप जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा आपका भूकंप कहाँ आता है, ये ऑप्शन दे सकता है। फिर बात करें जिसे अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इन्हें इसी को प्रशांत, जो आप परिप्रशांत पेटी है इसी को अग्नि वलय कहते हैं, ठीक है ना। ये पैसिफिक में पाया जाता है। यह क्षेत्र न्यूजीलैंड से लेकर कमचटका प्रायद्वीप, अलास्का और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट या प्रशांत महासागर के पूर्वी तट फॉकलैंड तक विस्तृत हैं, ठीक है ना। इस क्षेत्र में लगभग 68% भूकंप आते हैं। यहाँ के भूकंप का सीधा संबंध भूप्रपटी के चट्टानी संस्तरों में भ्रंश तथा ज्वालामुखी सक्रियता से पाया जाता है। यह चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप अक्सर आते हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर साइड में ज़्यादा आते हैं भूकंप आपके। बात करें मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें, मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और आल्प्स काकेशस जैसी नवीन वलित जो पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय पर्वत तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत होती हैं। यह पेटी विषुवत रेखा के लगभग समांतर पाई जाती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में लगभग 21% भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में ज्वालामुखियों के उद्गार कम होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो कम होता है, ओके। अब बात करते हैं हम जो है आपका अटलांटिक का, मध्य अटलांटिक की पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी की जिसे बात करें तो अटलांटिक महासागर में उपस्थित मध्य अटलांटिक कटक के सहारे आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोबेर द्वीप तक विस्तृत है, जो मध्य अटलांटिक पेटी है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार और कटक का निर्माण प्रक्रिया से भूकंप आते हैं, ठीक है ना। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और कटक निर्माण होता है तब भूकंप आता है। बात करें मध्य सागरीय कटक की, तो मध्य सागरीय कटक की जो है ये जो है इनमें कुछ भूकंप अफ्रीकी झीलों, लाल सागर तथा मृत सागर वाली विभंग पेटी में भी आते हैं। इस प्रकार शेष 11% भूकंप इन्हीं क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इनका जो निर्माण है महासागर के जल के भीतर प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनने वाली प्रवृत्ति, ठीक
ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला के रूप में होता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है श्रृंग, जिसे आप कहते हैं रस्ट कहते हैं, रस्ट पर केंद्रीय रिफ्ट प्रणाली, ठीक है, तथा पार्श्व क्षेत्र प्लैंक जोन होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट हमारा आता है, लास्ट या फिर आप सेकंड लास्ट है, तो ये प्रभाव देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इसका भूकंप का प्रभाव होता है। भूकंप का जो प्रभाव है, भूमि का हिलना हो जाता है, भूस्खलन, पंख स्खलन होता है, धरातल का एक और झुकना, धरातलीय विस्थापन, आग लगना, वस्तुओं का गिरना। उपरोक्त प्रभाव में पहले 6 प्रभावों को स्थल रूप में देखा जा सकता है। अन्य जो हैं उस क्षेत्र में बात करें होने वाली जन धन की हानि से समझा जा सकता है। तो ये आपका क्या है, धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण, हिमस्खलन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आता है, इमारतों का ध्वंस और सुनामी, इन सब से क्या होता है, हानि होती है। सुनामी का जो प्रभाव है तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। सुनामी भूकंप नहीं होता बल्कि ये लहरें होती हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड, ठीक है ना, कुछ सेकंड ही रहती हैं, फिर भी 5 से अधिक की भूकंपीय तीव्रता विनाशकारी होती हैं। अब लास्ट है हमारा भूकंप की जो आवृत्ति है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके झटकों से जन धन की हानि होती है, ठीक है। इसके तीव्रता झटके केवल उसी क्षेत्र में आते हैं जो भ्रंश के समीप होते हैं, किनारे होते हैं। रिएक्टर स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना रिएक्टर जो है कम होती है। तो 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की जो संभावना है वो कम होती है रिएक्टर स्केल पर, जो 1 से लेके आपका 2 वर्ष, 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। हालांकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपका आता है टॉपिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ा है हमने, क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई है अगर तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर फॉलो करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।